So today we are going to discuss with the system of linear equations. So I hope all of you are aware about what is system of linear equation, but still I am explaining few things from very basics. किसी भी सिस्टम ऑफ किसी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, जितने भी वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के ऊपर जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए और कोई भी वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। अगर वैसे कोई इक्वेशन बनते हैं तो वैसे इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें x1 x2 up to xn all these are variables, there are n variables. a1 is coefficient of x1, a2 is coefficient of x2 and similarly an is coefficient of xn. b is called as constant. Okay, constant is in right hand side of the equation. ये equations है linear equations, इसके right hand side में एक constant है b. जितने भी ये कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट होंगे, वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, बट वी आर लर्निंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर रियल वेरिएबल्स, सो you will work on the real number coefficients. ai is coefficients of xi, b is called as constant term, है ना, ये जो b है वो constant term। और ऐसे ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस को मैं एक साथ लिख दूं तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, वो एक सिस्टम बनाएंगे। So same things you will observe here in the definition of system of linear equations or linear system. जो linear system होते हैं या system of linear equations होते हैं, दोनों सेम ही चीज होते हैं ना। linear system बोल लीजिए या फिर system of linear equations बोल लीजिए। finite collection of linear equation, ऐसा नहीं कि बहुत सारे infinitely many ले ली, ऐसा नहीं। finite number होना चाहिए, 100 200 500 doesn't matter, but finite number होना चाहिए। यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हो गया है, आप इसमें इक्वेशंस को काउंट कर सकते हो। कहां से काउंट करेंगे सर? इन सबस्क्रिप्ट से 1 2 अप टू व्हाट m. सो एज पर दिस वन देयर आर m इक्वेशंस। m इक्वेशन, हाउ मेनी वेरिएबल्स सर? x1 x2, ऐसे काउंट करते जाएंगे तो हमें यहाँ पर xn मिल रहा है। 1 से स्टार्ट हुआ n तक गया, सर देयर आर n वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स का नाम भी आपको पता चल गया है यहाँ पर, x1 x2 x3 up to xn, that are the variable. ये जो b1 b2 bm है ये सब कांस्टेंट कहलाएंगे। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कुछ सॉल्यूशन को रखेगा, हो सकता है कोई सॉल्यूशन को ना भी रखे। दो केसेस हो सकते हैं, सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन है तो वो भी एक n टपल होगा। क्यों n टपल होगा सर? वेरिएबल कितने हैं? n, तो सॉल्यूशन में n कंपोनेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। तो लेट्स से दैट एलिमेंट्स आर s1 s2 up to xn. These are the elements of solution part. Okay, so this solution will satisfy all the equation, not only one. If it is a solution, then it will satisfy all the equation. So we are writing s1 up to sn are number that makes each equation a true statement, है ना। सारे इक्वेशन को वो ट्रू स्टेटमेंट बना रहा है। इसको हम लोग n टपल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लोग n टपल बोलेंगे। Now, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, तो सर एक से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशन को जब मैं एक साथ लिखता हूँ उनको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम। नाउ यहाँ पर सिस्टम लिखा हुआ है और सिस्टम से मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूंगा और मैट्रिक्स के टर्म में उसे रिप्रेजेंट करूंगा। a11 x1 a12 x2 up to a1m xn is equal to b1। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। कितने इक्वेशन है? m। कितने वेरिएबल्स हैं? n। तो इनके सारे कोफिशिएंट को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, सारे कोफिशिएंट को यहाँ पर कलेक्ट किया। देखो a11 a12 up to a1n, a21 a22 up to a2n, similarly am1 am2 up to amn। यहाँ पर मैं सारे वेरिएबल का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाऊंगा। वेरिएबल कौन से? x1 x2 up to xn, है ना वेरिएबल। यहाँ पर मैं सारे कांस्टेंट टर्म का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाऊंगा, ये कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पर समझिए कि इस वेक्टर का साइज कितने हैं? सर देयर आर n rows 1 column। What is the size of this one? Sir m rows 1 column। What is the size of this one? Sir m rows n कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है वो m by n का बन रहा है। कहां से पता चलेगा? m लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल, इन n वेरिएबल। अब ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ना, इन सबका अपना अपना एक नाम है। क्या नाम है? सर ए को बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स,
x को बोलेंगे वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b को बोलेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स। कौन से हैं सर? ये जो मैट्रिक्स बन रहा है वो A है, दैट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसमें मैंने सारे वेरिएबल को रखा है, इसको मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, वेरिएबल मैट्रिक्स। इसमें सारे मैं कांस्टेंट टर्म को रख रहा हूँ, इसको मैं b से डिनोट किया, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, तो सिस्टम जो हमारा बन रहा है वो सिस्टम कैसा बन रहा है? ax इक्वल टू b टाइप का सिस्टम बन रहा है। So this is about the how to generate a system from a given system of linear equations with the help of matrices. Okay, so ये matrices के help से हम लोगों ने ये system लिखा है। Now किसी भी system को solve करने के लिए sometimes number of solution को हम लोग augmented matrix की help से भी लिखते हैं। तो augmented matrix कैसे बनता है सर, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हमने ये चीज सीख रखा है। तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया है और एक लाइन बनाया और यहाँ पर मैंने कांस्टेंट टर्म लिखा है। कैसे लिखना है वो मैं समझा रहा हूँ। लेट्स से एक सिस्टम है 2x minus 3y is equal to 5, 3x plus y is equal to 1. Let's say this is a system of linear equation. There are two equations, two variable. So इसका जब मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखूंगा तो कुछ ऐसा लिखूंगा 2 minus 3 3 1। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लिखेंगे, सर वेरिएबल्स आर x एंड y, एंड यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखेंगे 5 एंड 1। इससे मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A/B ऐसे लाइन बनाकर लिख रहे हैं। इसका यूज होगा सॉल्यूशंस को जल्द से जल्द फाइंड आउट करने में और ये पता करने में कि सिस्टम के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो मैंने लिखा 2 minus 3 3 1, एक लाइन बनाया, ये वाली वेक्टर यहाँ पे लिख लिया 5 1, है ना। इसी को रिड्यूस करके हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे होंगे। अगर मैं इसमें देखूं तो सर इसमें दो चीजें ऑब्जर्व हो जाती। एक, अगर मैं सिर्फ इतना कंसीडर कर लूं सर ये क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स है ना। तो हम इसको देखकर हम इसको बोल देंगे कि ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का रैंक पूछा हो तो मैं इसमें रिडक्शन करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो हम लोग जो भी ऑपरेशन कर रहे होंगे ना, हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे होंगे हम इस पूरे मैट्रिक्स में कर रहे होंगे, इस पूरे मैट्रिक्स में कर रहे हूँ। इस पूरे मैट्रिक्स में अगर हम कुछ भी रिडक्शन वगैरह करते हैं तो सर हमारा जो रिडक्शन दिखेगा वो किस में दिखेगा सर? A/B में दिखेगा, है ना। तो हम लोग A का रैंक भी फाइंड आउट कर रहे हैं अगर पूरे में रिडक्शन कर रहे हैं तो, और AB का भी रैंक फाइंड आउट कर रहे हैं, और इन दोनों के रैंक को फाइंड करने से हम ये जजमेंट लेंगे कि सिस्टम के सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो कैसे सॉल्यूशंस होंगे। इवन हम सॉल्यूशंस भी इसके हिसाब से निकाल सकते हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। नाउ अब एक थ्योरम है लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन के बारे में, उस थ्योरम को हम लोग समझ लेते हैं। पहले देखो लाइन से समझाता हूँ। एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये दोनों लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया सर? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है। एक ही सॉल्यूशन है तो हम लोग बोलेंगे देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। सर एक लाइन है L1, दूसरा लाइन है L2, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है। हम लोग इसको बोला करेंगे पैरेलल लाइंस। और जब सब पैरेलल लाइंस हैं तो ये कभी भी किसी भी पॉइंट्स पे मिलेंगे नहीं, तो ऐसे वाले केस में हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ओके, अब सर हमारे पास कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं कि एक लाइन है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, x plus y is equal to 1 and 2x plus 2y is equal to 2। अगर आप इन दोनों ही लाइन को देखोगे तो आप बोलोगे कि सर लाइन 2 जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स लाइन 1 के, है ना। 2 से मल्टीपल कर लोगे तो ये डिपेंडेंट होंगे, और ऐसे को हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। इसी का दूसरा नाम होगा डिपेंडेंट लाइंस। ओके, और ऐसे केस में कितने सॉल्यूशन होंगे सर? देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट दैट आर कॉमन टू बोथ ऑफ देम। सो वी विल से ऐसे केस में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन बन रहा है। ओके, सो इन तीन के अलावा और कोई केस बनेगा नहीं। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए तीन एक्सक्लूसिव कंक्लूजन होंगे और उनमें से कोई एक ही सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि तीन के तीन एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। किसी भी सिस्टम में अगर नो सॉल्यूशन हो गया तो हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें यूनिक है या इनफाइनेटली मेनी। अगर यूनिक हो गया तो नो और इनफाइनेटली नहीं होगा, अगर इनफाइनेटली है तो नो और यूनिक नहीं। मतलब ये सभी एक्सक्लूसिव कंक्लूजन है, इनमें से कोई एक सेटिस्फाई करेगा।
आइदर सिस्टम में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आइदर सिस्टम का एक ही सॉल्यूशन और आइदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सपोज हम किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सपोज मैं किसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ और उस सिस्टम के मुझे फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया, मुझे एक और सॉल्यूशन भी ऑब्जर्वेशन से दिख गया, एक सॉल्यूशन दिखे, दूसरे सॉल्यूशन भी दिखे, दो सॉल्यूशन मुझे दिख गए वहां ऑब्जर्वेशन से। तो मुझे क्या स्टेटमेंट देना पड़ेगा, इन तीन में से कौन सा सही होगा? सर नो सॉल्यूशन गलत हो गया। यूनिक सॉल्यूशन, सर दो सॉल्यूशन की बात करो, यूनिक सॉल्यूशन हो नहीं सकता, तो तीसरा कंडीशन ही ट्रू होना चाहिए। इट मींस इन दो सॉल्यूशन का मुझे पता चला, लेकिन इसके अलावा और भी कई सॉल्यूशंस होंगे। आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब बात आ जाती है एक वर्ड कंसिस्टेंसी की, कि कंसिस्टेंस किसको बोलते हैं सर और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। अगर किसी सिस्टम के एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है तो हम सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलेंगे, हम सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलेंगे। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब क्या? सर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन में आएगा? नो। यूनिक सॉल्यूशन में आएगा? हाँ सर, सॉल्यूशन है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी है, सो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। सर यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंसी का एक पार्ट होगा और इनफाइनाइटली मेनी या मल्टीपल सॉल्यूशन भी इनफाइनाइटली या फिर मल्टीपल सॉल्यूशन जो होंगे वो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के पार्ट होंगे। इट मींस कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना। एक भी सॉल्यूशन नहीं है सर, तो हम लोग बोल दिए सर इनकंसिस्टेंट है सिस्टम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। होमोजीनियस सिस्टम। अब सबसे पहले हमें होमोजीनियस इक्वेशन को समझना पड़ेगा कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग होमोजीनियस सिस्टम की बात करें। सो अगर कोई सिस्टम ऐसा लिखा हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू 0, आप ऑब्जर्व करोगे कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। राइट हैंड साइड में 0 लिखा हुआ है, कोई भी कांस्टेंट टर्म इसमें नॉन जीरो नहीं है। कांस्टेंट टर्म, टर्म किसको बोलते थे? जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर विदाउट वेरिएबल होता था। ध्यान में रखना, समटाइम्स ऐसा लिखा हुआ रहे 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0, आप इसको होमोजीनियस नहीं बोलोगे। ऐसा गलती बिल्कुल मत कर लेना कि इसको होमोजीनियस बोल दे। सर इसमें कांस्टेंट टर्म है 1, इसमें नहीं है वैसा टर्म। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। ये जो हो गया अपना, ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। और ये क्या है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, अब हमने यहाँ पे समझ लिया इन चीजों को। x = 0 कैसे बन रहा है सर? अब ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस लेकर या कैसे भी इक्वेशन जो क्वेश्चन दिए हुए उनको लेकर सिर्फ मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि क्या उसमें कांस्टेंट टर्म सारे के सारे जीरो है। अगर कांस्टेंट टर्म जीरो है तो वो मैट्रिक्स जो कांस्टेंट टर्म वाला मैट्रिक्स है बी, वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। हम जो सिस्टम को लिख रहे थे वो सिस्टम क्या था सर? ax = b सिस्टम था, है ना। और इस सिस्टम में बी क्या था? कांस्टेंट टर्म वाला मैट्रिक्स। तो उस कांस्टेंट टर्म वाले मैट्रिक्स बी को मैंने जीरो ले लिया। अगर मैं बी को जीरो ले लूं तो हमें जो सिस्टम मिलेगा वो कैसा मिलेगा सर? ax = 0 मिलेगा। और ax = 0 जो सिस्टम होगा वो सिस्टम को क्या बोलेंगे सर? दैट सिस्टम विल बी होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। हमने यहाँ पर देखा था कि सर x = 0, y = 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे भी देख लो, अगर मैं x कैपिटल X की वैल्यू 0 लिख दूं, है ना, तो a × 0 इज 0। तो सर x = 0 ऑलवेज इसका एक सॉल्यूशन होगा। इट मींस होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। ऐसे सिस्टम ऑलवेज क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। अब ये सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंट में हमने दो पार्ट पढ़ा था, एक पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन और एक पढ़ा था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, अब इनके बारे में समझते हैं कि सर यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब रैंक ऑफ ए जो मैट्रिक्स है यहाँ पर, उसका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो जाए। एन क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल। ओके, एन इज नंबर ऑफ वेरिएबल। ओके, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जब नंबर ऑफ रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा सर? यूनिक सॉल्यूशन x = 0 होगा। और इस सॉल्यूशन का हम नया नाम पढ़ेंगे। इस सॉल्यूशन का नया नाम क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, x = 0 इज कॉल्ड एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। नाउ इसकी तरफ आइए। अगर सर रैंक की वैल्यू लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो गई, रैंक की वैल्यू लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो गई, तो ऐसे वाले केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे वाले केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेगा। तो समटाइम्स व्हाट दे विल आस्क यू ना, कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है
तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो हम लोग क्या कंसीडर लेके चलेंगे सर, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन ही होगा। तो सर रैंक इज लेस देन एन है तो क्या उसमें ट्रिवियल भी हो सकते हैं सर? ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑलवेज होगा, डजंट मैटर वो यूनिक हो या इनफाइनाइटली मेनी हो। x इक्वल टू 0 तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, अगर उसके अलावा कोई और भी सेटिस्फाई किया तो इनफाइनाइटली मेनी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल। ओके, सिर्फ ट्रिवियल भी अगर एग्जाम में पूछा है, नॉन ट्रिवियल अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर नॉन ट्रिवियल बोल दिया तो डायरेक्टली हम रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन पे जाएंगे, कोई विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, अगर नॉन ट्रिवियल बोला सीधा यहाँ पे चलेंगे। किसके लिए? होमोजेनियस सिस्टम के लिए। ऑलवेज ध्यान में रखना, ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो होमोजेनियस सिस्टम के लिए दे रहा हूँ ना। अब बात कर लेते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए। यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो एक सिस्टम है ax इक्वल टू बी, p की वैल्यू 0 मैंने नहीं लिया है यहाँ पर, तभी ये नॉन होमोजेनियस बना है। b की वैल्यू 0 नहीं है, ऐसे सिस्टम को नॉन होमोजेनियस बोलेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म्स आ रहा है रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देन सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इसका मतलब क्या होगा वो समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मैंने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अगर आप इससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या बनेगा सर? 1 1 1 1 एंड यहाँ पर लाइन 1 3 बना लोगे, है ना? ऐसे लाइन बना लो। अगर मैं इसमें रैंक फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे ऑपरेशन दिख रहा है R2 माइनस R1 करने कर लिया। अगर मैं ऐसा ऑपरेशन करता हूँ तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो बनेंगे वो 0 0 2 बनेगा। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन से आपको दिख जाएगा कि ए का रैंक कितना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ ए? सर ए का रैंक 1 है। व्हाट इज द रैंक ऑफ ए बी? ए बी मतलब पूरा मैट्रिक्स, इसका रैंक कितना है सर? इसका रैंक 2 है। ऑब्जर्व हो गया कि ए एंड बी दोनों इक्वल नहीं है। अगर ए एंड बी दोनों इक्वल नहीं है तो सर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन देगा। देख लो, आप पता कर लो। सर एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 इंटरसेप्ट, यहाँ पे 1 इंटरसेप्ट। दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वो कुछ ऐसा बन गया सर, यहाँ पे 3 इंटरसेप्ट और यहाँ पे 3 इंटरसेप्ट। सर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कभी भी सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, सर इनकंसिस्टेंट हुआ, और इनकंसिस्टेंट हुआ तो नो सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आते हैं इस वाले पार्ट के ऊपर, इसके ऊपर भी एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे। सो लेट से मैंने ऐसा लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मैंने ऐसा लिख लिया। जब इससे मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा सर? 1 1 2 1 स्लैश 1 1। ओके, तो मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूँ वो रो में ऑपरेशन कर रहा हूँ, और वो ऑपरेशन मैंने लिख दिया R2 माइनस 2 टाइम्स R1। ऐसा किया तो मैंने 1 1 1 लिया, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया -1, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया -1। अगर मैं मैट्रिक्स ए का रैंक पूछूं तो सर ए का रैंक 2 है, और ए बी का रैंक पूछूं तो ए बी का रैंक क्या है सर? ए बी का रैंक भी 2 है। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। इस वाले केस में, इस वाले पार्टिकुलर केस में, ऑलवेज नहीं। सो ऐसा वाला केस आया सर, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है कब? जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। नंबर ऑफ वेरिएबल देखो कितने हैं सर? नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है। अगर रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए एंड नंबर ऑफ वेरिएबल तीनों इक्वल हो गए तो सर यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये 0 हो जाता, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। इससे जब मैट्रिक्स बनाओगे 1 1 1 2 2 2, जब इसमें रिडक्शन करोगे R2 माइनस 2 टाइम R1 तो आपको क्या दिखेगा सर? इससे बनेगा 1 1 1 0 0 0। तो इससे क्या होगा सर? ए का रैंक कितना है सर? ए का रैंक 1 है। ए बी का रैंक कितना है सर? ए बी का रैंक भी 1 है। दोनों इक्वल है सर, इक्वल तो है, इक्वल तो है, कंसिस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 2। रैंक कितना है? 1। लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल सर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
एक्चुअली ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, कॉन्सिडेंट हो रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2 से मल्टीपल कर लो, 2x 2y इज इक्वल टू 2। सर डिपेंडेंट है, सिस्टम डिपेंडेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे दिया, इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी आ रहा है। अब इसका एक और फिजिकल सिग्निफिकेंस बनता है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहां से ऑब्जर्व कीजिए, सर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है ना। इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ सर, ये दोनों कॉलम एक दूसरे के क्या है, इसके कॉलम और इसके कॉलम एक दूसरे क्या है, डिपेंडेंट है। यहाँ पर भी सर डिपेंडेंट है, यहाँ पर नहीं सर। मैं 1 0 को किसी भी तरीके से 1 2 की तरीके से नहीं लिख सकता सर। मैं 1 -1 को 1 -1 के तरीके से लिख सकता हूँ, मैं 1 0 को 1 0 के तरीके से लिख सकता हूँ। इट मीन्स सिस्टम के कंसिस्टेंट होने के लिए, सिस्टम के कंसिस्टेंट होने के लिए ए का जो कॉलम है वो बी से लिनियरली डिपेंडेंट होनी चाहिए। सो इस स्टेटमेंट का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कॉलम्स ऑफ ए आर linearly dependent on constant matrix B। ओके, तो इन सब चीजों को हाईलाइट कर लीजिए। अगर दोनों इक्वल होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर लेस देन n होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऊपर देख लो, सेम चीजें यहाँ पर फॉलो हो रही थी। इक्वल टू n है यूनिक सॉल्यूशन, लेस देन n है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब नॉन होमोजेनियस सिस्टम था तो फर्स्ट हमें चेक करना था, क्योंकि वहां पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात नहीं हो रही थी होमोजेनियस सिस्टम में, वहां पर सिर्फ कंसिस्टेंट की बात हो रही थी। और सिर्फ कंसिस्टेंट होने के कारण यूनिक एंड इनफाइनाइटली मेनी दो केस बन रहा था। लेकिन यहाँ वाले केस में नॉट इक्वल भी आ रहा है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी हो रहा है। कुछ स्पेशल केस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सेपरेटली लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इतने से बेसिक पे पूछे जाते हैं। और इन बेसिक को जान लेने से हमें बेनिफिट क्या होगा कि सर एग्जाम्स में मैं बिना मैट्रिक्स के हेल्प से सिर्फ कोफिशिएंट को कलेक्ट करके मैं आंसर दे पाऊंगा। और ये आसानी होगी, मैं मैट्रिक्स क्यों लिखना पसंद करूं जब मुझे आंसर डायरेक्टली मिल भी जाए तो मैंने बोला कि ये क्या है सर, ये एक लाइन है, लेट से लाइन 1 है। और ये क्या है सर, ये भी एक लाइन है, ये एक लाइन 2 है। तो एक केस ऐसा बन सकता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। कितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट। ऐसे वाले केस में इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है और यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। ऐसा कब होगा, जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। इट मींस दोनों के स्लोप जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, इसीलिए हमने इनके कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं किया। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरी केस है नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन। सर एक लाइन है, दूसरा लाइन है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, लाइन 1 लाइन 2। मैं ऐसा तभी बोलूंगा जब दोनों का स्लोप इक्वल हो। लाइन पैरेलल ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, लाइन 1 लाइन 2 अभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल ऐसे भी है। तो सर उनके स्लोप तो इक्वल होंगे, लेकिन वो दोनों कोलैप्स नहीं करने चाहिए, इसलिए कांस्टेंट वाले टर्म्स अलग होंगे। a1/a2 b1/b2 का रेशियो सेम है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 का रेशियो। कॉन्सिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और आप इसको कह सकते हो डिपेंडेंट इक्वेशन। डिपेंडेंट इक्वेशंस, अगर डिपेंडेंट इक्वेशंस की बात करें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। देख लो, एक लाइन है, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर कोलैप्स कर गया, और अगर कोलैप्स कर गया तो सारे रेशियो सेम रहेंगे। जैसे मैं बोल दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। सर फर्स्ट लाइन में 2 से मल्टीपल कर दो, ये मिल जाएगा। देखो रेशियो a1/a2 1/2, b1/b2 सर अगेन 1/2, c1/c2 सर अगेन 1/2। ये सारे रेशियो सेम है। कॉन्सिडेंट लाइन, डिपेंडेंट इक्वेशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऑल दीज आर सेम वर्ड। नाउ अब क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चाहो तो पेन चलाओ, और कितना कम पेन चलाओ वही बेटर है। IM 2018 का क्वेश्चन है। देयर इज वन लाइन, देयर इज अनदर लाइन, दे आर सेइंग समथिंग अबाउट डेडलाइन।
they are saying that infinitely many number of solution. What is the value of k? So what is the condition for two line for being infinitely many solution? Sir, infinitely many solution के लिए a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 आपने लिखा है, इसी से infinitely many solution बनता है। a1 सर 3, a2 k, b1 2k, b2 6, c1 2, c2 2। अब अगर मैं इन सबको ऑब्जर्व करूं और मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों को अगर सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो ना तो आपको ऑब्जर्व होगा कि 2k² की वैल्यू 18 के इक्वल है। इट मीन्स k² की वैल्यू 9 के इक्वल है। इट मीन्स k की वैल्यू -3 एंड +3, दो वैल्यूज k की आए। लेकिन सर k की वो वैल्यू लेना है ना जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने की बात करोगे तो सर मैं दूसरे वाले पार्ट को भी तो चेक कर लूं कि ये अगर इसके इक्वल हुआ तो क्या रिजल्ट देगा। तो मैं लिख रहा हूँ 3/k इज इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। इससे क्या मिला सर? k इज इक्वल टू 3 मिल गया। देख लो k इज इक्वल टू 3 यहाँ पर भी है एंड k इज इक्वल टू 3 यहाँ पे भी। तो हमारा कॉमन वाला पार्ट आंसर देगा a, आंसर हो गया 3। आई होप कि सबको समझ में आ रहा। इस क्वेश्चन को देख लो, मुझसे पूछा है कि सॉल्यूशंस क्या हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के। मैं दो तरीके बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। एक वो प्रोसेस जो गॉस एलिमिनेशन या एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, वैसे भी हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारे प्रोसेस 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स वाला अप्रोच ये हमारा 11-12 से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जितना टाइम बच जाए उतना बचाने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वे, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म। सो 2x plus 5y is equal to 2 minus 4x plus 3y is equal to -30। फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, इसमें पुट करके देखो, अगर सेटिस्फाई करता है तो आगे सेकंड इक्वेशन चेक करेंगे, नहीं सेटिस्फाई करता है उसको क्रॉस कर लेंगे। 6 पुट किया, 2 पुट किया, 2 इक्वल नहीं आया, क्रॉस। -6 पुट किया, -12 प्लस 10 -2, यहाँ पर क्या है 2, सर ये भी नहीं होगा। दोनों नेगेटिव पुट किया, सर नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, सर ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा? ये आंसर हो गया। पुट करके देख सकते हो। सर 6 पुट किया, 6 2 = 12 -10 सर 2, 6 पुट किया, -24 -6 -30 आएगा, सर ये भी सेटिंग, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यही एक आंसर है और कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये हो गया फर्स्ट वे कि सर ऑप्शन से मैंने वेरीफाई कर लिया। दूसरा तरीका क्या होगा? 8 वाला यूज कर लें तो सर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में 2 मल्टीपल करूंगा, ऐड कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। अगर मैं मैट्रिक्स पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं मैट्रिक्स का अप्रोच यूज कर रहा हूँ। 2 5 -4 3 x y is equal to 2 -30। मुझे ऑपरेशन दिख रहा है कि मुझे कर लेना चाहिए R2 + 2 टाइम्स R1। मैंने ऐसा कर लिया तो क्या बनेगा? ये 2 5 0, 2 टाइम्स इसमें ऐड करो सर 13 x y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऐड करो सर -26। अब इसको फिर से सॉल्व करो, आप लिखोगे 2x + 5y इज इक्वल टू 2, फिर नीचे लिखोगे 13y इज इक्वल टू -26। अगर 13y -26 के इक्वल है तो y किसके इक्वल है? सर y -2 के इक्वल है ना। y की वैल्यू -2 इसमें पुट कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी? सर y की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -10 इस साइड आएगा, +10, 10 + 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 सर 6, x की वैल्यू 6 आ गई। ये अप्रोच भी आ गया सर, 6 - 2 आंसर है। लेकिन ध्यान में रखिए सर, इतना करने में टाइम कंज्यूम हुआ ना, यहाँ पर वेरीफाई करने में टाइम कहाँ कंज्यूम हुआ, हम तो डायरेक्टली सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया। लास्ट ऑप्शन था तब जाकर इतना टाइम लगा था, वरना फर्स्ट 2 ऑप्शन होता तो हम डायरेक्टली आंसर लेकर आ गए होते। नेक्स्ट कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। Civil engineering 2015 का क्वेश्चन है, and they are saying that find the value of p such that the system of equations have no solution. What is the condition for no solution? दो इक्वेशंस के लिए नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? सर a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 upon c2।
सर A1 2, A2 3, B1 3, B2 P, C1 5, C2 10। ये दोनों इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल नहीं होना चाहिए। सर 2/3 5/10 के इक्वल नहीं होता है, हमें पता है ना, ये तो पता चल गया। 2/3 5/10 के इक्वल नहीं होता है। इट मीन सर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, हमारा आंसर आ जाएगा ना, इन दोनों को इक्वल कर दूं, हमारा आंसर आ जाएगा। सर इससे P की वैल्यू क्या मिलेगी? सर 2P की वैल्यू 9 के इक्वल होगी, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर P की वैल्यू हो जाएगी 4.5। ओके, सो आंसर आ गया। बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट केस में आपको बता रहा हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योमेट्रिकली ये जो लिखा हुआ है ना, ज्योमेट्रिकली ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक प्लेन को डिनोट करता है। प्लेन, सर ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है। प्लेन 1 एंड प्लेन 2, सर एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, पैरेलल है और इन दोनों के बीच में सम डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में सम डिस्टेंस है। सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन मतलब ये कहीं पे कहीं मिलना चाहिए तब सॉल्यूशन हो। तो सर पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती थी? कोफिशिएंट का रेशियो तो सेम होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। हमने प्रीवियसली पढ़ा था ना, A1/A2 B1/B2 और कांस्टेंट वाले टर्म C1/C2, उसको इक्वल नहीं किया था, इन दोनों को इक्वल किया था। उसी तरह यहाँ पर सर जितने कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं उन सबका रेशियो इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट वाले टर्म का रेशियो उसके इक्वल नहीं है। ऐसे वाले केस में नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल प्लेन्स बनेंगे। वहां पे लाइंस बन रहे थे, यहाँ पर प्लेन्स बन रहे हैं, और सर नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल प्लेन्स है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी हो जाए आप बोलोगे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों सर? एक केस बनता है कि ये एक प्लेन है और इसी के ऊपर दूसरा प्लेन भी कोलैप्स कर गया, हाउ मेनी सॉल्यूशन? सर देयर विल बी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, ये एक प्लेन है और दूसरा प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इस दोनों को इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा एक्चुअली? सर इंटरसेक्ट करने के बाद एक लाइन बनेगा जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। सर इंटरसेक्टिंग लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे? सर इंटरसेक्टिंग लाइन पे इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स होंगे। तो आइदर वो कोलैप्स कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करने पे कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? सर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब अगर 2 इक्वेशंस ही दिए हुए हैं और वो पैरेलल है और कहीं पे टच नहीं कर रहा है, मीट नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल प्लेन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आ जाए इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ध्यान में रखना, ये जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने दिया है यहाँ पर, ये दोनों का, वो 2 इक्वेशंस के लिए ही दिया है। अगर 3 इक्वेशंस होंगे तो वहां पर ये वाला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होंगे, वहां पे वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है ना। अगर मैं प्रीवियस वाले ही एग्जांपल में ऑब्जर्व करूं और मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर? सर देयर आर 2 इक्वेशन। हाउ मेनी वेरिएबल्स? सर देयर आर 3 वेरिएबल्स। जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2x3 का बनेगा। ओके, यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। और जब नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के से कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो आपने ऑब्जर्व किया कि ऐसे वाले केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर 2 केसेस ही हो सकते हैं, आइदर नो सॉल्यूशन हो जाए और आइदर क्या हो जाए? सर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए। यूनिक सॉल्यूशन इस केस में होगा ही नहीं, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, सो वही चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो, अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस m की वैल्यू लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो n की वैल्यू, देन 2 कंडीशंस होंगे, आइदर नो सॉल्यूशन है, आइदर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। इफ m is less than n, then this one is true. नो सॉल्यूशन कब होता है मेरे भाई? सर नो सॉल्यूशन तब होता है जब रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? सब जब रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए। ध्यान में रखेंगे इन सब चीजों को। सर लेट्स से एक होमोजेनियस सिस्टम है, एक होमोजेनियस सिस्टम है
इस सिस्टम का जो साइज है उसमें 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस भी छोड़ दो, 3 इक्वेशंस हैं एंड 4 वेरिएबल्स हैं। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है? नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। कौन सा सही होगा इसके लिए? अभी थोड़ी देर पहले जब मैं होमोजीनियस सिस्टम बता रहा था तो होमोजीनियस सिस्टम के बारे में क्या बताया था? तो सर ये ऑलवेज एक सॉल्यूशन रखता है x इज इक्वल टू 0। इसी के कारण हम सिस्टम को बोलते हैं कि ये सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है। इसी के कारण हम लोग क्या बोल देते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका ऑलवेज एक सॉल्यूशन है, इसलिए कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन तो है सर, नो सॉल्यूशन तो कभी हो ही नहीं सकता। ये चला गया। अभी यहाँ पर पढ़ा कि नंबर ऑफ इक्वेशन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, ये जो फॉलो कर रहा है वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? सर ये इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है, m इज लेस देन n वाले रूल को। और m इज लेस देन n हो तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन का कोई केस नहीं होगा। सर यूनिक सॉल्यूशन हो नहीं सकता, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पॉसिबल नहीं है। सो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये भी रॉन्ग है। सो डायरेक्टली आंसर आ गया। कुछ भी मैट्रिक्स नहीं दिया, ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि होमोजेनियस सिस्टम है, 3 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस 4 वेरिएबल्स हैं। क्या होंगे? नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी, एग्जैक्टली ट्रू। पहली चीज कि सर होमोजेनियस सिस्टम है तो इसका ऑलवेज एक सॉल्यूशन होगा, मतलब नो सॉल्यूशन का केस तो गया। सर m इज लेस देन n है, m इज लेस देन n के लिए आइदर नो सॉल्यूशन आइदर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो सर यूनिक सॉल्यूशन का भी केस गया, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन बचा, दैट विल बी द आंसर। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का केस ही नहीं होता। नाउ दिस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले चीज यहाँ पर देख लीजिए सर, नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। 2 केसेस बनेंगे, आइदर नो सॉल्यूशन हो सकता है और आइदर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है ना? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, जनरल स्टेटमेंट में दे रहा हूँ। सर यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकते, ये चले गए। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन फॉर गिवन b1 and b2, any given b1 and b2, whether a solution exists depends upon b1 and b2। सिस्टम would have no solution for any b1 and b2। अब ये तो चेक करना पड़ेगा। अब ये चेक करना पड़ेगा तो अब चलते हैं हम कोफिशिएंट का हेल्प लेते हैं। सर a1 by a2 देखो कितने हैं? 1/5। b1 by b2 कितने हैं? सर 2/1। c1 by c2 कितने हैं? सर 2/3। d1 by d2 कितने हैं? सर b1 by b2। हमने क्या पढ़ा था कि नो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा कब? जब सर a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के, इक्वल हो c1 by c2 के, बट नॉट इक्वल हो d1 by d2। तब हम लोग बोलेंगे कि सर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इल्स हमने क्या कमेंट किया था? इल्स इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब देखो कि हमारा कंडीशन कौन सा है। सर ये दोनों इक्वल नहीं है। जैसे ही ये इक्वल नहीं हुआ, इस कंडीशन से बाहर चला गया, इस कंडीशन से बाहर गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। क्या इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी रही? नहीं सर, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रही। b1 एंड b2 की कोई भी वैल्यू ले लो, ये ऑलवेज इनफाइनेटली मेनी देगा। सर सिस्टम विल हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन फॉर एनी गिवन b1 एंड b2। दैट्स द करेक्ट आंसर। रॉन्ग, रॉन्ग। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि b1 एंड b2 कब आएगा। लेट से मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू b1, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू b2। अगर आप इसके कोफिशिएंट्स को अरेंज करना स्टार्ट करो, सर 1/2, 2/4, 3/6 एंड b1 अपॉन b2। सर 1/2 2/4 के इक्वल होता है क्या? यस। 2/4 3/6 के भी इक्वल होता है क्या? यस। तो यहाँ से 2 केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से केस बन सकते हैं? सर फिर से ये इक्वल ले लो, ये इक्वल तो है ही ना, ये इक्वल ले लो।
ये इक्वल नहीं है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने इक्वल ले लिया। अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा। ऐसे वाले केस में नो सॉल्यूशन देगा। तो B1 एंड B2 में क्या रिलेशन आया सर, B1 एंड B2 में जो रिलेशन आए हैं, B2 3B2 is not equal to 6B1. It simply means that B2 is not equal to 2B1. तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर देना स्टार्ट करूं तो कौन सा आंसर दूंगा, हम लोग बोलेंगे वेदर अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट डिपेंड्स अपॉन B1 एंड B2। यहां से भी देख लो, यहां से क्या मिलेगा सर, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन के अलावा जो भी केस है वो इनफाइनेटली मेनी में, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या सर, 3B2 is equal to 6B1, that imply B2 is equal to 2B1। अगर मैं B1 एंड B2 की कुछ ऐसी वैल्यू सिलेक्ट कर लूं कि B2 B1 से डबल हो जाए तो मैं बोलूंगा सर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और अगर मैं ऐसा सिलेक्ट नहीं करूं तो मैं बोलूंगा सर नो सॉल्यूशन। इट मींस whether a solution exists or not, it is depending upon the choice of B1 and B2। तो इस क्वेश्चन के लिए इनमें से कौन से ऑप्शंस होंगे सर, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन के लिए कौन से ऑप्शंस हो गए, सी। वेदर अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट डिपेंड्स अपॉन द गिवन B1 एंड B2। B1 एंड B2 पे डिपेंड करेगा। अगर ये रहा तो सर नो सॉल्यूशन, ये रहा तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। चलो इसको देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2010 का क्वेश्चन है मेरे भाई। दो इक्वेशन दिया है सर, दो ही इक्वेशंस है, पैरेलल परपेंडिकुलर, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाकर चेक करना आसान होगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। भैया ट्रिवियल सॉल्यूशन किसका केस होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन इज अ केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम, इज अ केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। ओके, क्या ये सिस्टम होमोजेनियस है, नहीं सर, ये 0 0 0 कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर सब जीरो ले लोगे यहाँ पे तो 0 इज इक्वल टू 2 बनेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया। सर देयर आर नो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यूनिक, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मल्टीपल। अब ये भी समझ लीजिए, दो इक्वेशंस है, नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल बन रहा है। तो ऐसे वाले केस में हमने दो चीजें पढ़ी थी सर, आइदर नो सॉल्यूशन होगा और आइदर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो सर यूनिक सॉल्यूशन का तो कोई केस ही नहीं हो सकता, तो ये भी चला गया। अब बी एंड डी में हमें फर्क लाना है कि नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। जरा इनके कोएफिशिएंट्स को देखो सर, 1/3, दूसरे कोएफिशिएंट 2/6, तीसरे कोएफिशिएंट 1/3, नेक्स्ट कोएफिशिएंट सर 4/12, कांस्टेंट टर्म सर 2/6। अब क्या मिल रहा है हमें, जरा ऑब्जर्व करो सर, ये दोनों इक्वल है क्या, हाँ, फिर ये भी इक्वल है, यस, ये भी इक्वल है, यस, ये भी इक्वल है क्या, यस सर, सभी इक्वल हो गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइज कर गया, है ना। ये 4 इक्वेशन में मैं उसका डायग्राम नहीं बना सकता, लेकिन मैंने जस्ट बताया कि एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में। लाइन 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लाइन 1, सर इनफाइनेटली मेनी, डिपेंडेंट हो गया, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी हो गया। नॉन ट्रिवियल क्यों यूज किया सर, 0 0 ट्रिवियल सॉल्यूशंस नॉन होमोजेनियस के केस में हो नहीं सकता, तो जो भी सॉल्यूशन होंगे वो कौन से होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग 2010 का। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करना स्टार्ट करेंगे। क्यों यूज करना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पर क्या है सर, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। हमने जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था वो शॉर्ट ट्रिक दो था सर, दो लाइन दिया हुआ है और दो प्लेन दिया हुआ है, इन दोनों के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक पढ़ा। मैंने तीन प्लेन के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इसको मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। तो मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है भैया सर, कंसिस्टेंट तब होगा जब रैंक ऑफ ए बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल हो। तो हम ऐसे वाले केस में हम लोग बोलेंगे कि सर सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो सर कंसिस्टेंट के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो, ए बी लिख लिया मैंने, और यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूँ, 1 2 -3 लाइन बनाया, ए लिखा कांस्टेंट वाला टर्म, सर 2 3 3 मैंने बी लिखा, 5 9
-6 और यहाँ पे C लिखा। अब हमने रैंक वाले मेथड में पढ़ा था कि कैसे रिडक्शन करना है, आपको मैंने बताया था। कहीं से एक एलिमेंट ऐसा पकड़ेंगे जिसका यूज करके उसके ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट को जीरो कर दें। सर बेटर है इसका, इस 1 को यूज करके इसको जीरो कर लो, इसको जीरो। ऑपरेशन क्या लिखेंगे सर? R2 माइनस 2 टाइम्स R1 एंड R3 टाइम्स 5 टाइम्स R1। ये दोनों ऑपरेशंस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। 1 2 माइनस 3 A, 2 times subtract 0, 2 times subtract -1, 2 times subtract 3 plus 6, 9, B minus 2A. Sir, 5 times subtract 0, 5 times subtract -1, 5 times subtract 9, C minus 5A, C minus 5। अब ये आ गए। फर्दर और कोई ऑपरेशंस आपको दिख रहा है? सर ये दोनों रो सेम है, तो मैं ये ऑपरेशंस कर लूं। R3 minus R2 कर लेते हैं। 1 2 -3 0 -1 9 0 0 0। देखो एग्जाम में मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि इसको सब्ट्रैक्ट करके ये 0 होगा, तो मैं सिर्फ इतना कर लूं कि दिस माइनस दिस, है ना। तो एग्जाम में जितना टाइम सेव करना चाहो उतना कर सकते हो। सर C -5A -2A, सर -3A -B प्लस C, ऐसा बना। अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स A का रैंक कितना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा मैट्रिक्स ए का रैंक कितना है। व्हाट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए? सर ए मैट्रिक्स का रैंक 2 है। तो मैं बोलूंगा कि सर कंसिस्टेंट होने के लिए ए बी का रैंक कितना पढ़ना पड़ेगा? सर ए बी का रैंक भी 2 होना पड़ेगा। और ए बी का रैंक अगर 2 होगा, कब होगा? जब ये वाला जो एलिमेंट है ये 0 हो जाए, तभी तो वो ऐसा पॉसिबल है। तो मैं लिखूंगा -3A -B प्लस C इज इक्वल टू 0। इससे हमें मिलेगा कि सर 3A प्लस B माइनस C, इसकी वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई। 3A प्लस B माइनस C की वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे आओ। AC 2015 का क्वेश्चन है। सिस्टम दिया हुआ है सर, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस। कोई शॉर्ट ट्रिक वर्क नहीं करेगा। हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे क्वेश्चन को। हमें k की वैल्यू चाहिए। k कहाँ पर है? ये रहा k। किसके लिए? सर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था? सर सॉल्यूशन है इट मींस कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट होगा इट मींस रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा। बट लेस देन क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने वेरिएबल है यहाँ पे? सर यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड z। तो रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, लेकिन लेस देन 3 होना चाहिए। अब इसी को इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। सो ए बी लिखते हैं। ए बी मैट्रिक्स बनाया हमने, 1 -2 3 -1 1 -3 4 1 -2 4 -6 k। अब आपको जो ऑपरेशन दिखता है वो ऑपरेशन करते चले जाइए। सर मैं कुछ ऐसा कर लूं R2 माइनस R1, मैं कुछ ऐसा कर लूं R3 प्लस 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0 हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट सिस्टम, 1 -2 3 -1 सब्ट्रैक्ट किया 0, सब्ट्रैक्ट किया -1, सब्ट्रैक्ट किया 1, सब्ट्रैक्ट किया 2, ऐड किया 2 टाइम्स, ऐड किया 2 टाइम्स 0, ऐड किया 2 टाइम्स, सर ये भी 0, ऐड किया है 2 टाइम्स, सर ये भी 0, ऐड किया है 2 टाइम्स, सर k -2। अब यहाँ पे रुककर हम पहले a का रैंक फाइंड आउट करते हैं। a का रैंक कितना है? सर यहाँ से मुझे दिख रहा है कि a का जो रैंक है वो 2 है ना। a का रैंक जो है वो 2 है। देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? a का रैंक 2 इज लेस देन 3। यस, ये वाला टच हो गया। अब इस दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इट मींस रैंक ऑफ ए बी भी कितने होने चाहिए? सर रैंक ऑफ ए बी भी 2 होना चाहिए। रैंक ऑफ ए बी 2 कब होगा? रैंक ऑफ ए बी 2 कब होगा? सर जब ये वाली वैल्यू जो है ना 0 होना चाहिए। तो मैं ये वाली वैल्यूज को 0 कर लेता हूँ। मैं बोलूंगा k -2 की वैल्यू 0 होना चाहिए। और k -2 की वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू कितनी? सर k की वैल्यू 2, आंसर इज 2। इसके ऊपर सिस्टम को देखकर पहचानो कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है ये?
सर होमोजीनियस सिस्टम है, क्यों? देखो लास्ट में सबका क्या है, 0 है ना, कांस्टेंट टर्म सबका क्या है, 0 है। और उस होमोजीनियस सिस्टम में बोला है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। सर होमोजीनियस सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, होमोजीनियस सिस्टम, और इसमें भी कौन सा, नॉन ट्रिवियल। सर नॉन ट्रिवियल कहाँ पे आएगा होमोजीनियस सिस्टम में, जहां पे इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन हो, इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन। और इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर ए मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, सर 3। तो ए का मैट्रिक्स जो बन रहा है उसका रैंक कितना हो गया, सर लेस देन 3 हो गया। अब अगर ऐसा है, मैट्रिक्स किस साइज का है, सर ए जो है वो 3x3 का मैट्रिक्स, और उसका रैंक लेस देन 3। सर लेस देन 3 रैंक कब होगा, जब इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए। तो मैं बोलूंगा डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं कि कैसे बनेगा। इनके कोफिशिएंट से ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिख रहा हूं, सर पी क्यू आर, दूसरे कोफिशिएंट कलेक्ट करो क्यू आर पी, नेक्स्ट कोफिशिएंट कलेक्ट करो आर पी क्यू। मैं यहाँ पर लिखने के बाद में बोला ये डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, और मुझे पी क्यू आर में रिलेशन पूछा है, यहाँ पर रिलेशन दे, सारे रिलेशन को पढ़ा रहा हूँ। P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू माइनस आर, पी इज इक्वल टू माइनस क्यू इज इक्वल टू आर, पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, पी माइनस क्यू माइनस आर। अच्छा, अगर मैं सबको P क्यू आर सबको इक्वल ले लूं तो सर सब P P P P P P P P P बन जाएंगे, सारे P बन रहे हैं। तो सर सबसे P कॉमन लेते चले जाना, सब 1 1 1 बन रहे हैं। या फिर आप ऐसे बोल दो कि सारे P हैं सर, तो रो जो हो गए वो डिपेंडेंट हो गए, आइडेंटिकल रोज हो गए, सेम रोज हो गए, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। सर ये वाला कंडीशन तो सही है ना, फिर P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर होगा तो डिटरमिनेंट 0 हो ही जाएगा। ओके, अब दूसरे बारे में भी समझ लेते हैं कि अगर मैं ऐसा ऑपरेशन कर दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, व्हाट विल हैपन। सर डिटरमिनेंट ऑफ A will become P plus Q plus R, P plus Q plus R, P plus Q plus R, Q R P, R P Q। ओके, ऐसा बन जाएगा। और ऐसा वाले केस में आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर मैं इस टर्म को कॉमन ले लूं तो, या फिर इस टर्म को मैं बोल दूं कि ये सब 0 बन रहा है, तो सर ये 0 ये 0 ये 0 0 बन गया, एक भी रोज 0 बन जाएगा तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, सर 0 हो जाएंगे। तो मैं ऐसा बोल दूं कि P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू अगर 0 है तो डिटरमिनेंट 0, सर दोनों सही हो गए, है ना। नेक्स्ट वन, इसके बारे में देखो, एक इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन, तीसरे इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। सर यहाँ पर m इज लेस देन नहीं, यहाँ पर m ग्रेटर देन n है, यहाँ पर m ग्रेटर देन n है ना। ओके, अब वर्क करते हैं। सर फिल इन दी ब्लैंक है, फिल इन दी ब्लैंक में आप क्या पुट कर सकते हो, सर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसके कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं। सर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इट मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब इंफिनिटी। सर कीवर्ड में इंफिनिटी इंटर करने होता नहीं, इट मींस ये होगा नहीं। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा, आइदर 0 और आइदर 1 है। यहाँ तुक्का मारना है तो इन दोनों में से कोई मार सकते हैं अगर हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन सर समझ के सॉल्व करेंगे ना, क्यों लॉस करेंगे, क्यों 50-50% भी रखेंगे, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा है ए बी मैट्रिक्स को क्रिएट करना। सर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 3 2 0 1 4 0 7 1 1 1 1 3 1 -2 7 0। इनमें से आप किसी एक रोज एक एलिमेंट को उठा लो और उसका यूज करके मैं उसके ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट को 0 कर लूंगा। सर मुझे ये वाला जो है ना ये अच्छा समझ में आ रहा है, इसका यहाँ पे 1 है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, मैं इसी को कर लेता हूँ। आपकी इच्छा, अगर आपको इसको यूज करना है या इसको यूज करना है या इसको यूज करना, आपकी इच्छा है, मैं कभी मना नहीं करूँ। ध्यान में रखेंगे सिर्फ और सिर्फ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कभी भी कॉलम वाला ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो रो वाला ही ऑपरेशन करना है। तो मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, R1 माइनस 3 टाइम्स R3, R2 माइनस
4 times R3 एंड R4 माइनस R3। ये तीन ऑपरेशंस में एक साथ कर रहा हूं, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया -1, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया -3, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया -8, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करो 0, -4, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 -12, 1 -12 दैट इज -11। नेक्स्ट 1 1 1 है 1 1 1 3, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो सर 0, सब्ट्रैक्ट कर लो -3, सब्ट्रैक्ट कर लो 6, सब्ट्रैक्ट कर लो -3, ये आ गया। ओके, अब आपको मैंने रैंक निकालने वाले अप्रोच में ये सब चीजें समझा रखी है कि जैसे ये वाला जो रोज है ये नॉन जीरो रोज बन जाएगा और इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। नॉन जीरो रोज क्यों बना सर? इसके ऊपर और नीचे पूरे के पूरे जीरो। अब इसमें मैं कोई ऑपरेशन नहीं करूंगा, जो भी ऑपरेशन करना है दूसरे में ऑपरेशन कीजिए। अब कोई ऑपरेशन और दिख रहा है सर? इसको इसमें 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 0 हो जाएगा। इसमें 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 0 हो जाएगा। तो जो दिख रहा है वो करते चले जाइए। सर मैं R2 माइनस 4 टाइम्स R1 कर रहा हूँ एंड R3 माइनस 3 टाइम्स R1 कर रहा हूँ। ये दोनों ऑपरेशंस एक साथ कर लिए। 0 -1 -3 -8 0। सर 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा। 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे सर 4 3 12, 12 प्लस 3 15। 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे सर 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया तो 8 4 32 एंड -11 कितने आ जाएंगे? ये 21 आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 21 लिख लेता हूँ। थर्ड वाला तो सेम है, उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं है। 1 1 1 3। लास्ट वाले पे जाइए सर 0। 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 एंड 3 सर ये 15 बन जाएगा। यहाँ पर देख लो सर 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, तो 8 3 24 माइनस माइनस प्लस एंड -3, तो ये बन जाएगा 21। अब आपको यहाँ से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों सर? ये नॉन जीरो रो है। ओके, मैं इस वाले रो को यूज करके इस वाले रो को जीरो कर सकता हूँ। ध्यान से देख लो सर, सेम ही तो है। मैं पूरा का पूरा जीरो कर सकता हूँ। सर ये जीरो हो गए। मुझे इन दोनों का यूज नहीं करना है। अब आगे आप डिसीजन ले लोगे कि क्या है। आप इसका यूज करके आप इसको तो जीरो कर लोगे, क्या ये जीरो होगा कभी? इसका यूज करके आप इसको तो जीरो कर लोगे, लेकिन ये जीरो होगा कभी नहीं। तो सर ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया नॉन जीरो। अब इन तीनों में कोई चेंजिंग नहीं करना है। विदाउट इन तीनों को यूज किए हुए क्या आप इसको जीरो कर पाओगे? सर नहीं, ये भी जीरो नहीं होगा। ये इसका ये हो गया नॉन जीरो रो। कितने नॉन जीरो रो है सर? देयर आर 3 नॉन जीरो रो। तो ए का रैंक कितना हो गया सर? ए का रैंक 3 आ गया। ए बी का रैंक कितना आ रहा है सर? जिस टाइम पे इसको आपने जीरो बनाया तो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो ए बी का रैंक भी कितना है सर? ए बी का रैंक भी 3 है। ओके, तो हमने ऑब्जर्व किया कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने? सॉरी, नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 ही है ना। इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने? 3 है ना। तो सर ऐसे केस में क्या मिलता है? ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सर एक ही सॉल्यूशन होंगे, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन होना। तो ये आ गया हमारे पास। उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन पे आए जो मैकेनिकल 2012 का क्वेश्चन। काफी आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। सर एक सिस्टम दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4, 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 5, x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 1 हैज। बोला है एक ही सॉल्यूशन रखता है दिस वन। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसके दो सॉल्यूशंस हैं, एक ये वाले और एक ये वाले। तीसरा स्टेटमेंट है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड फोर्थ में है सर इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, जस्ट वेट। या सो हम लोग इस क्वेश्चन पे थे और मैंने जस्ट आपको ये चीज समझाया कि ये 3 इक्वेशन दिए हुए हैं और ये सारे स्टेटमेंट है।
मैंने किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए मैंने तीन ही चीजें आपको स्टेटमेंट में थ्योरम के तौर पे दी कि सर आइदर उसका नो सॉल्यूशन होगा, आइदर उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और आइदर उसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इन तीन के अलावा कोई दूसरा केस नहीं हो सकता। इट मींस अगर किसी भी सिस्टम के आपको कंफर्म हो गए कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो सर एक से ज्यादा सॉल्यूशन कौन सी केस में आएंगे? सर एक से ज्यादा सॉल्यूशन इनफाइनेटली मेनी के केस में आएंगे। तो चेक कर लो सर, 1 1 1 पुट करने पे सेटिस्फाई करेगा सर। 1 + 2 + 1 = 4 सेटिस्फाई किया। 2 + 1 + 2 = 5 सेटिस्फाई किया। 1 - 1 + 1 = 1 सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन सर फर्स्ट वाला सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सॉल्यूशन सेटिस्फाई किया। इसको भी चेक कर लो सर, इसको पुट करके देखा 2 1 0 2 1 0 सर 4 हो गया। 2 1 0 सर ये 5 हो गए। 2 1 0 सर ये 1 हो गए। सर ये भी सेटिस्फाई किया। सर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर आपको पता चल गया कि दो सॉल्यूशंस हैं, सर दो तो कभी होंगे नहीं, दो से ज्यादा ही होंगे, इनफाइनेटली मेनी होंगे। तीन ही चीज हो सकता है ना, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी। तो सर दो दिख गया तो मैं यूनिक सॉल्यूशन पे क्यों जाऊं, मैं किस पे जाऊं, इनफाइनेटली मेनी पे जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिविल 2005 का क्वेश्चन है। ओके सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। सच ए सिस्टम विल नॉट बी, वैसा सिस्टम नहीं होगा। दो चीजें बतानी है मुझे, एक ओवर डिटरमाइंड सिस्टम क्या होता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ। सर अगर नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन सॉरी अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, तो हम लोग इसको बोलते हैं अंडर डिटरमाइंड सिस्टम, अंडर डिटरमाइंड सिस्टम। ओके अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस मोर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर डिटरमाइंड सिस्टम। आपकी बुक्स में जो गेट के बुक्स होंगे इधर उधर कहीं पे, उसमें इसके सॉल्यूशंस रॉन्ग दिए हुए होंगे, इसलिए मैं इस चीज को अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल से नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा होना। आपको पता है ax + by = c क्या डिनोट करता है? सर ये एक लाइन डिनोट करता है ना, लाइन डिनोट करता है। कितने वेरिएबल्स हैं? सर इसमें वेरिएबल का काउंट 2 है। अब देखो मैंने एक केस लिया है ऐसा, सभी लाइन है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, कितने सॉल्यूशन है? सर यूनिक सॉल्यूशन है। क्या ये ओवर डिटरमाइंड सिस्टम का केस बनेगा? क्या ये ओवर डिटरमाइंड सिस्टम का केस बनेगा? सर ओवर डिटरमाइंड सिस्टम नंबर ऑफ इक्वेशन इज मोर देन नंबर ऑफ वेरिएबल। सर ईच लाइन के लिए वेरिएबल कितने होंगे? सर दो ही तो होंगे। लाइन कितना है? सर लाइन तो 3 है। ओवर डिटरमाइंड सिस्टम हो गया। सर सॉल्यूशन कैसा मिला? यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। हमसे पूछा है नहीं होगा वो बताओ। ओके अब एक लाइन है, सर दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, तीनों एक दूसरे के ऊपर आ गया। सर सभी के सभी कॉन्सिडेंट हो गए। कॉन्सिडेंट है तो कितने सॉल्यूशन होंगे? सर ऐसे वाले केस में इनफाइनाइटली मेनी होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मेनी सॉल्यूशन, सर ये भी ट्रू है। नेक्स्ट एक और केस बन सकता है क्या? सर एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, आप ऐसा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर एक लाइन, दो लाइन, तीसरा लाइन पैरेलल ले लो। क्या ये दोनों ही केस देख लो, क्या किसी भी तरीके से तीनों लाइन एक जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है क्या? तीनों लाइन एक ही जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है क्या? सर यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन तीसरी लाइन वहां पे इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं। तीनों लाइन कहीं पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं क्या? नहीं। ऐसे वाले केस में क्या होगा? सर नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होंगे। इनकंसिस्टेंट हैविंग नो सॉल्यूशन, सर इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा, हाँ ऐसा हो सकता है, ये भी ट्रू हो गया। विल नॉट बी, इसको पढ़ो, इनकंसिस्टेंट हैविंग, इनकंसिस्टेंटी का मतलब ही क्या होता है? सर इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन होना, नो सॉल्यूशन होना। तो इनकंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन कैसे हो सकता है मेरे भाई? ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है।
So this is not true. Will not be. Yes, C is the right answer for this question. ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक सिस्टम है Ax = B। इस सिस्टम के लिए बोला गया है सॉल्यूशन के एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होगा। सर सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब सिस्टम कॉन्सिस्टेंट होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कंसिस्टेंट कब बोलते हैं? जब रैंक ऑफ ए बी जो होता है वो रैंक ऑफ ए के इक्वल होता है। और इसी के लिए मैं साइड में नोट्स भी बनवाया था कि कॉलम ऑफ ए मस्ट बी लिनियरली डिपेंडेंट अपॉन बी। देख लो, बी मस्ट बी लिनियरली डिपेंडेंट ऑन द कॉलम ऑफ ए। यस, दिस इज द आंसर। कंसिस्टेंट होने के लिए बी जो है वो लिनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए किसके ऊपर? कॉलम में। यही तो ये स्टेटमेंट देता है, ये स्टेटमेंट यही तो बता रहा है, बी इंक्लूड हो रहा है ना उसमें। तो ए के कॉलम के ऊपर बी जो है वो डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। ओके, सो लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किसको कहते हैं पहले वो मैं समझा दूं आपको। लेट्स से सर दो वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, टू वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इजी वे में समझ में आएगा। इन टू वेरिएबल वाले केस में एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया 1 1, दूसरा सॉल्यूशन मुझे मिल गया 2 2। आप इन दोनों सॉल्यूशन के बारे में क्या बोलोगे? ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है, क्या बोलोगे? सर सॉल्यूशन 2 जो है वो 2 टाइम्स सॉल्यूशन 1 है। सर दिस टू सॉल्यूशंस आर लिनियरली डिपेंडेंट। हमसे पूछ रहा है कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब याद करो कि मैंने आपको रैंक वाले सिस्टम्स में नलिटी की बात की थी। नलिटी कैसे डिफाइन किया था? नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए। तो दिस इज एक्चुअली नलिटी। ये जो हो गया ना, ये नलिटी के इक्वल ही होता है, ये नलिटी के इक्वल ही होता है। क्या समझाया था वहां पर कि x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। इस सिस्टम में मैट्रिक्स के टर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे सर? 1 2 1। वेरिएबल मैट्रिक्स लिख लो यहाँ पर सर x y z। कांस्टेंट मैट्रिक्स लिख लो यहाँ पर सर 1। ये जो मैट्रिक्स बना वो ए मैट्रिक्स है। इसका साइज क्या है सर? 1 रोज 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स। ओके, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है सर? इस मैट्रिक्स का रैंक निकल कर आ रहा है 1। ओके, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर सर? देयर आर 3 वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 3। ओके, तो मैंने आपसे पूछा कि इसके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस is equal to 3 minus 1 that is 2 हो जाएंगे। आंसर विल बी 2। ओके, क्या ये एक्सप्लेन, ये क्या बता रहा है उस चीज को समझ लो। अगर सिर्फ यही इक्वेशंस हैं, सिर्फ यही इक्वेशंस है और इसको सॉल्व करना है मुझे, तो मुझे एटलीस्ट 2 वेरिएबल बताने पड़ेंगे। तो मैं थर्ड वेरिएबल बता सकता हूँ। कैसे सर? मैं z की वैल्यू t ले लेता हूँ एंड y की वैल्यू s अनदर वेरिएबल ले लेता हूँ। तो x की वैल्यूज क्या हो जाएगी सर? 1 माइनस 2y माइनस z। तो हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस 2s माइनस t। ये x की वैल्यू होगी, है ना? ये x की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया? अब इसमें कितने आर्बिट्ररी लिए हैं आप सर? 2 आर्बिट्ररी लिए t एंड s। x क्या है सर? इन दोनों पे डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हुए सर? 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हुए t एंड s। जब तक आप इन दोनों की वैल्यू नहीं बताओगे ना, तब तक मैं x की वैल्यू नहीं बताऊंगा। नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज 2। सो ऑलवेज ध्यान में रखेंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का काउंट हम नलिटी से निकालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हम ऐसा बोले। अगर इनकंसिस्टेंट रहा तो सर, जब इनकंसिस्टेंट होता है तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो मैं लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या बोलूंगा? 0 बोल दूंगा, है ना? ओके, देखो यूनिक सॉल्यूशन के केस में देखो सर, एक मैट्रिक्स है ए 3x3 का। ए जो है 3x3 का मैट्रिक्स। मैंने कुछ ऐसा ऑब्टेन किया कि रैंक ऑफ ए 3 के इक्वल आ रहा है। तो सर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स सबके सब इक्वल हो गए, 3 हो गए। तो ऐसे वाले केस में क्या हो जाएगा सर? यूनिक सॉल्यूशन हो। एक ही सॉल्यूशन है सर, एक ही सॉल्यूशन है तो उसमें लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या सर्च करोगे आप? स्ट्रेट।
तो हम लोग इस क्वेश्चन पे थे जहाँ पे मैंने आपको समझाया था। नाउ दिस क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट करवाया है मैंने और उस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए और आंसर लाइए। इसका 2015 का क्वेश्चन है। दिया हुआ है देयर इज अ मैट्रिक्स n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है जिसका नाम कैपिटल ए दिया हुआ है ना। कैपिटल ए नाम दिया हुआ है मैट्रिक्स का, उसी को समझते हुए हम आंसर्स देने वाले हैं। ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, उस मैट्रिक्स का रैंक भी दिया हुआ है, रैंक इज इक्वल टू n। मुझसे पूछा है एक होमोजेनियस सिस्टम है, x इक्वल टू 2 nx इक्वल टू 0, उसके p इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो p की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज एक्चुअली p। हम लोगों ने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को क्या पढ़ा था सर, नंबर ऑफ वेरिएबल। कितने वेरिएबल हो सर, स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, नंबर ऑफ वेरिएबल n होगा माइनस रैंक, रैंक कितने हैं r, तो p की वैल्यू किसकी इक्वल हुई सर, p की वैल्यू n माइनस r की इक्वल है। इतना इजी सा क्वेश्चन पूछा था। नाउ 2021 क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर साइंस में। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर इज अ मैट्रिक्स 4 क्रॉस 5 जिससे एक सिस्टम बन रहा है px इज इक्वल टू 0। अगेन ये एक होमोजेनियस सिस्टम है। इस सिस्टम के जो सॉल्यूशंस हैं उनके सॉल्यूशन की बात किया है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम is a scalar multiple of this one. So can you just let me know कि how many linearly independent solutions हैं, कितने linearly independent solutions हैं? How many linearly independent solutions? कोई भी बताएगा मुझे कितने linearly independent solutions होंगे सर। सर बोला गया है क्वेश्चन में कि जितने भी सॉल्यूशंस है वो सबके सब इसके मल्टीपल में है। एक सॉल्यूशंस है वो दिया हुआ है समथिंग समथिंग, जो भी सॉल्यूशंस इसका लिखोगे वो सबके सब स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस वन है। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे सर एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि बाकी सब तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो सर नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, इसकी काउंट हो गई 1। ओके, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को रैंक एंड नंबर ऑफ वेरिएबल के टर्म्स में हम लोग लिखते थे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स सर n माइनस रैंक r इज इक्वल टू 1। हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा रैंक बता दो, रैंक बता दो, तो रैंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, रैंक की वैल्यू n माइनस 1 हो जाएगी। n नंबर ऑफ वेरिएबल बताता है, अगर px इक्वल टू 0 सिस्टम है तो ये इसमें हम लोग बोलेंगे कि सर n रोज होंगे, एक कॉलम होंगे, तो p मैट्रिक्स जो है 4 क्रॉस 5 का है, वहां से p इसकी इक्वल होगा तभी तो जाकर मल्टीपल होगा। सो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 5 है। m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, n इज इक्वल टू 5 है, सो 5 माइनस 1 दैट इज 4। सो देयर इज 4 रैंक, रैंक मैट्रिक्स का क्या हो गया, 4 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। Now we are talking about Gauss elimination method. ध्यान में रखेंगे Gauss elimination method का यूज होता है augmented matrix का रैंक फाइंड आउट करने में, as well as सर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज होता है। क्या करना है इसमें वो भी चीजें मैं समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेकर। लेट्स से सर कोई एग्जांपल मैं यहाँ पर अच्छा सा ले लेता हूँ, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 1, 3x plus y minus 4z is equal to let's say 2, and minus 4x plus 2y minus 6z is equal to 1। ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है। तो सर इस सिस्टम को अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखूं तो कुछ ऐसा लिखूंगा, 2 1 minus 3 1 3 1 minus 4 2 minus 4 2 minus 6 1। ओके सर जब हमें पार्शियल पाइवटिंग बोला जाएगा, दो चीजें आएंगी इन्वॉल्व होगी, पार्शियल पाइवटिंग और एक होगी फुल पाइवटिंग। तो पार्शियल पाइवटिंग में हम लोग क्या बोलते हैं कि सर रोज का ऑपरेशन करते हैं, फुल पाइवटिंग में आप कॉलम का भी ऑपरेशन कर सकते हो, ये चीज बोला जाता है। ओके, तो सर पार्शियल पाइवटिंग में हमें क्या ध्यान में रखना है और कैसे सोल्व करना है। पहली चीज, अगर कुछ ना बोला हो तो हमें मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। कौन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, और कैसे फॉर्म करते हैं तो सर रो रिडक्शन या फिर कॉलम रिडक्शन का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं सर, रो रिडक्शन का यूज किया करते हैं, रो रिडक्शन का यूज करते हैं। अब हमारा स्टेप क्या कहेगा, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में जाओ,
सारे एलिमेंट को ऑब्जर्व करो, कौन कौन से एलिमेंट सर 2 3 -4, इनमें से सबसे एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है सर एब्सोल्यूट वैल्यू 2, एब्सोल्यूट वैल्यू 3, एब्सोल्यूट वैल्यू 4, तो सर ये -4 वाला जो है ना उसका एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसको सबसे पहले ऊपर लेकर आओ। सर मैं उसको ऊपर लेकर आ गया, मैंने लिखा -4 2 -6 1, नेक्स्ट सर 3 1 -4, इन दोनों को स्वैप किया था ना, इन दोनों को स्वैप किया ना, तो उसको नीचे लेकर आ जाओ 2 1 -3, सर ये 2 है और ये 1 है। अब आपको क्या करना है, इस -4 का यूज करके इसके नीचे एंड ऊपर नीचे के सारे एलिमेंट को 0 कर लेना। तो ऑपरेशन क्या दिखेगा सर, R2 को मैं चेंज करना चाहता हूँ R2 प्लस 3/4 टाइम्स R1, तो सर ये वाला एलिमेंट 0 होगा, ये वाला एलिमेंट 0 होगा। अब अपने को वो एलिमेंट 0 कीजिए एंड कैलकुलेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। सर -4 2 -6 1 आ गया यहाँ पे। जब मैंने ऐसा किया था R2 3/4 टाइम्स R1, तो ये वाला एलिमेंट 0 हो गया, इन दोनों का यूज कर रहा हूँ ना, तो देखो -R2 पहले 3 है, माइनस प्लस 3/4, इसको 3/4 से मल्टीपल करो सर, प्लस 3/4 टाइम्स -4, सर 4 4 कैंसिल, प्लस 3 -3, सर ये 0 बन गया है ना। उसी तरीके से इसमें भी करना पड़ेगा सर। सो 1 प्लस 3/4 टाइम्स 2, सर ये 3/2 बनेगा, और 1 प्लस 3/2 सर 5/2, यहाँ पे 5/2 बना। नेक्स्ट एलिमेंट सर 6 के अकॉर्डिंग सोल्व करो। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, या आप खुद से भी कर सकते हो थोड़ा सा कैलकुलेशन, है ना। तो सर -4 R2 की वैल्यू उठाया, प्लस 3/4 टाइम्स R1 की वैल्यू -6 है यहाँ पर। सो जस्ट एडजस्ट कर लो और आपका वैल्यूज आ जाएगा 6 3 जा 18, -18 प्लस 4 4 जा 16, सो -16 प्लस -18 डिवाइडेड बाई 4, इसको एडजस्ट करोगे तो कितने आ जाएंगे सर, -34/4 17/2, सो -17/2 बन गया ये। और लास्ट वाला एलिमेंट इसको भी सॉल्व करके निकाले लो, 2 प्लस 3/4 टाइम्स 1, सो 2 प्लस 3/4 टाइम्स 1, ये कितने बन जाएंगे 4 2 जा 8 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाई 4 बन गया। कैलकुलेशन चेक करते रहना मेरे भाई, कोई भी गलती होगी तो उसको आप करेक्ट कर लेना। ये हो गया सर यहाँ से कैलकुलेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन तो मैंने ये लिखा, और नीचे वाले एलिमेंट को 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं सर, नीचे वाले एलिमेंट को 0 करने के लिए मैं लिख सकता हूँ R3 को R3 प्लस हाफ ऑफ R1, ऐसा कर सकते हैं। सो हाफ टाइम इसमें ऐड किया, माइनस पहले तो यहाँ पे 2 है, प्लस हाफ ऑफ -4, सर ये 0 हो जाएगा, 0 बन गया। नेक्स्ट वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा भाई, तो सर नेक्स्ट वाला एलिमेंट जब हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो 1 प्लस हाफ ऑफ 2, सर 1 एंड 1 कितने बन गए सर, ये 2 बन गया है ना। नेक्स्ट एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है सर -3 प्लस हाफ ऑफ R1 एलिमेंट -6, सो -3 सर यहाँ पे -6 बन जाएंगे, -6 बन जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट दिस प्लस हाफ ऑफ दिस, सर 1 प्लस हाफ 3/2, तो यहाँ पे 3/2 बन गया। ओके, अब हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ जो एलिमेंट आ गया है वो पाइवट ऑफ x कहलाएगा, दिस इज पाइवट ऑफ x कहलाएगा। अगर आप इस रो को भूल जाओ, अब यहाँ पे काम करना है जो भी करना है, इसको आप भूल जाओ, आप पाइवट ऑफ x निकल चुका है, आप उसको भूल जाइए। अब जो भी कैलकुलेशन होगा अब नीचे वाले में कैलकुलेशन होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, और मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा कौन है सर, ये मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, हमें कोई चेंजिंग इसमें नहीं करनी है। सर क्यों नहीं करनी है, क्योंकि सर वो वाला एलिमेंट हमें बड़ा चाहिए था और बड़ा है, 5/2 जो है वो 2 से बड़ा है, ये 2.5 है, ये 2, तो ये वैसे ही रहेगा। अब इसका यूज करके मुझे इसको 0 कर लेना, ऑपरेशन क्या दिखेगा मुझे सर, R2 -4/5, सॉरी R3 -4/5 R2, देखो R3 कितना है 2 है यहाँ पे, -4/5
5, R2 का एलिमेंट कितना है सर 5/2 है, 5 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 - 2 0, तो सर ये 0 बन जाएगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन कर लिया हमने। देखो अब क्या इफेक्ट आएगा वो मैं सिंपल सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। -4 2 -6 1 0 5/2 -17/2 जो भी 14 17 कितना 17/2 होगा, चेक कर लेना। 11/4 0, सर ये भी 0 बना, और यहाँ पे कोई एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे कोई एलिमेंट आएंगे, वो कैलकुलेशन करके देख लेना। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि ये वाला एलिमेंट जो है वो पाइवट ऑफ x है। अब देखो ये अपर ट्रायंगुलर बन चुका है, ये पाइवट ऑफ y हो गया, और यहाँ जो एलिमेंट आएंगे पाइवट ऑफ z हो जाएंगे। सो x y z का पाइवट आ चुका है। नाउ अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि सर 1996 में एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है, वो क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड्स में ट्रायंगुलाइजेशन किसको लीड करता है। सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये तो पढ़ा है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लीड करता है। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आइए, मुझसे पूछा x3 की वैल्यूज निकालने के लिए, निकाल लोगे। सर x3 कहाँ पर है, ये वाला। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि किसी भी रोज के एटलीस्ट, यहाँ पे 5/5 का मैट्रिक्स है ना, एटलीस्ट 4 एलिमेंट को मैं जीरो करने की कोशिश करूँ। कैसे जीरो हो सकता है, देखिए सर यहाँ पे 4 13 है, यहाँ पे 4 5 है, इन दोनों का यूज करके मैं किसी एक को तो जीरो बना सकता हूँ ना। तो जो ऑपरेशन आपको करना है वो ऑपरेशन कर लीजिए। मैं ऑपरेशन कर लेता हूँ R1 - R4। अगर आप R1 - R4 करोगे तो क्या इफेक्ट आएगा सर, R1 - R4 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 13 - 5, ये 8 बन जाएगा। ठीक है सर, ये वाला क्वांटिटी इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया सर 16 बन गया। 46 - 30 दैट इज 16, ये 8 बन गया। अब इस पूरे को ऐसे मल्टीपल करके देखो कि क्या बना रही है सर, 0 × x1 0 × x2 0 × x3 0 × x4 8 × x5। 8 × x5 किसके इक्वल है सर, 8 × x5 ये रो के अकॉर्डिंग सोल्व किया ना, तो यहाँ का एलिमेंट मिलेगा सर 16 के इक्वल है। तो x5 किसके इक्वल हुआ सर, x5 जो होगा वो किसके इक्वल हो गया सर, x5 2 के इक्वल हो गया। ओके, अब कोई दूसरा इक्वेशन उठाओ जिसमें दो टर्म्स हो, सर ये वाला टर्म्स मल्टीपल करके देखो, 0x1 0x2 0x3 4x4 4x4 प्लस 5x5 5x5 इज इक्वल टू हाउ मच, इसके सामने क्या है 30, तो मैंने यहाँ पर 30 लिखा। x5 की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, x4 निकाल सकते हो सर। 4x4 प्लस 2 पुट कीजिए, 10 इज इक्वल टू 30। तो 4x4 की वैल्यू कितनी होगी 30 - 10 दैट इज 20। इससे x4 की वैल्यू आ जाएगी सर, x4 की वैल्यू 5 आ गई। अब 3 एलिमेंट वाला पकड़ो, देखो यहाँ पर 3 एलिमेंट वाले हैं, 0x1 0x2 2x3 5x4 3x5। सो लिख लीजिए 2x3 प्लस 5x4 प्लस 3x5 3x5, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी सर, ये वाला रो यहाँ पर 61 है, मैंने यहाँ पर 61 लिख लिया। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो सर, 2x3 प्लस 5x4 5 5 जा 5 5 जा सर 25 हो गया, प्लस 3x5 x5 कितने 2 3 2 जा 6, ये 31 61 की इक्वल है। 2x3 प्लस 25 प्लस 6 सर 31 इज इक्वल टू 61। 2x3 इज इक्वल टू 61 माइनस 31 दैट इज 30। सो x3 की वैल्यू कितनी सर, x3 की वैल्यू 15 आ गई। सो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का 15 हो गया, है ना। सो साइमल्टेनियस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करके हम आंसर दे सकते हैं ना। ये क्वेश्चन आ गया, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। एक मैं जो एग्जाम में आंसर दिया हुआ है उसको मैं मैच करूंगा, और एक जो वे है उसके तरीके से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, सो सिस्टम लिखा हुआ है आपके सामने, इसको अरेंज कर लीजिए। 5x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 34। दूसरा इक्वेशन जो है वो 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 12 है। थर्ड इक्वेशन जो है वो 10x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4। ओके, ये दिया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग 2009 का क्वेश्चन है। पाइवटिंग की बात किया है सर, पाइवटिंग यूज करेंगे, एंड पाइवट फॉर एलिमिनेशन पूछा है कि इसके पाइवट के एलिमेंट क्या होंगे। पार्शियल पाइवटिंग बोला है, वो पाइवटिंग करने वाले। सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर तब मैच करेगा ना जब आप इस 5 को आप ऐसे ही छोड़ दोगे, तो जाकर आपका आंसर मैच करेगा। लेकिन सर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स को मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू देखकर कंपेयर करके ऊपर करना है। अगर नहीं करते हैं तो क्या आंसर आता है, और करते हैं तो क्या आंसर आता है, वो दोनों चेक कर लेते हैं।
पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 5 1 2, ये है 34, नेक्स्ट है 0 4 -3, ये है 12, 10 -2 1 और ये है -4। ओके, क्या ऑपरेशन दिख रहा है सर? ये ऑलरेडी 0, इसका यूज करके मुझे इसको 0 कर लेना चाहिए। क्या ऑपरेशन दिख रहा है सर? मुझे दिख रहा है R3 - 2 टाइम्स R1। अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखो 5 1 2 0 4 -3, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया -4, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 1 -4 दैट इज -3। सर ये बन गया 34 12, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 34 2 जा 68 -68 -4 सर -72। हाउएवर मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। पाइवट्स कहाँ से मिलते हैं? इनसे मिलते हैं, तो इनके कैलकुलेशन पे अपने को ज्यादा फोर्स देना नहीं है। सॉल्यूशन निकालने हो तो सर इसकी जरूरत है, लेकिन अगर पाइवट्स पूछा है तो इसकी जरूरत ही नहीं, पाइवट्स तो मुझे यहाँ से मिलेंगे। तो एक्स का पाइवट ये हो गया। अब वाई का पाइवट हम इन दोनों को पहले मैग्नीट्यूड, इसको तो भूल जाओ। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 है। मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा बड़ा है सर? मैग्नीट्यूड वाइज आप किसी को भी ले लो, 4 को ले लो या -4 को ले लो, दोनों सर सेम ही है। दोनों क्या है? सेम ही है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? दोनों सेम। उसी को रहने देते हैं, उसको रहने दिया। और मैंने बोला इसका यूज करके इसके नीचे वाले को 0 कर लो। 0 करते हैं 5 1 2 0 4 -3 0 ऐड कर लो सर, 0 ऐड कर लो। चेक करो कहीं पे कुछ मिस्टेक किया हो तो। 10 -2 1 0 4 -3। ओके, ये ऑलरेडी 0 था, मैंने 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 2 जा 4 1 -4। ठीक तो है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए डायरेक्टली। अच्छा, इन दोनों को ऐड किया 0, इन दोनों को ऐड किया तो -6 आएगा। अब सही है। 34 12, इन दोनों को ऐड करोगे तो -60 हो जाएगा। हमने ऐड किया ना, ऑपरेशन क्या लगाया? R3 प्लस R2। जब ऐड करेंगे 0 + 0 0 0 4 -4 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा। यहाँ पे -6। अब अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो चुका है। ये x का पाइवट, ये y का पाइवट, ये z का पाइवट। हमसे पूछा था x एंड y का पाइवट। अगर गेट का आंसर की मैच करोगे तो सर ये वाला आंसर देगा गेट का आंसर। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर पाइवटिंग करने के लिए हम स्टार्टिंग से ही इसके कॉलम में जाएंगे और इसके कॉलम के लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाले को ऊपर रखेंगे। तो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाला कौन सा है सर? 10x -2y प्लस z इज इक्वल टू -4। मिडिल वाले को वैसे ही रहने दो सर। 4y 0x प्लस 4y -3z इज इक्वल टू 12। लास्ट स्वैप हो गया ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्वैप हो जाएंगे। स्वैप हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे सर? 5x -2y प्लस z इज इक्वल टू -4 आएगा। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम एलिमेंट आ चुका है वही x का पाइवट होगा, बाकी हम इन सबको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहिए अपने को। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसा बनेगा सर? 10 -2 1 -4 0 4 -3 5 -2 1। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे -4 है, दोनों -4 है या चेंज है सर? 5x वाले इक्वेशन में यहाँ पर क्या 34 है, यहाँ पे 34। तो मैं इसको 34 लिख लेता हूँ, इसको भी चेंज करके 34 लिख लेता हूँ। 5 वाले में 34 है ना वहां। क्या ऑपरेशन दिख रहा है सर? इसमें ऑपरेशन दिख रहा है R3 माइनस हाफ ऑफ R1। ये ऑपरेशन कर लीजिए। 10 -2 1 -4 0 4 -3 12। हाफ सब्ट्रैक्ट किया 0, इसमें इसकी हाफ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। -2 + 1 सर -1। हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर ये 1/2 हो जाएगा। 34 माइनस माइनस प्लस 2 सर ये 36 आ गया, ये आ गया है ना। अब यहाँ पर जो एलिमेंट आ गया, मैं इसी को तो पाइवट एलिमेंट ऑफ x बोल रहा हूँ। अब इसको भूल जाइए, अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए। सर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर एलिमेंट जो है इससे बड़ी मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ी है, तो सर मैं इसको बोलूंगा कि इसका यूज करके इसके नीचे के एलिमेंट को 0 कर लो।
ऑपरेशन क्या दिखेगा सर? ऑपरेशन दिखेगा R3 प्लस 1/4 टाइम्स R2। ओके, तो मैं ये ऑपरेशन भी कर लूंगा। 10 -2 1 -4 0 4 -3 12 0 4 टाइम्स डिवाइड किया 1 -1 एंड 1 0 4 टाइम्स सर 1/2 -3/4 1/2 -3/4 सर ये 4 ये 2 ये -3 -1/4 -1/4 लिखा। उसी तरीके से सर 36 प्लस 1/4 टाइम्स R2 सर -1 ये बन जाएगा 35। अपने को इस वाले से कोई मतलब ही नहीं है, पाइवट पूछा है तो पाइवट क्या निकल का है सर? x के पाइवट 10, y के पाइवट 4 एंड z के पाइवट -1/4। तो एक्चुअल में आंसर क्या आ गया सर? ये वाला आ गया 10 4। ओके, तो ये आंसर हो गया। ध्यान में रखेंगे, आईएएस के एग्जाम में आएगा तो हम इस तरीके से करके आएंगे, पाइवटिंग के लिए पूछा होगा तो। नाउ यहाँ से क्वेश्चन जितने भी है वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर चुके हैं, वहां से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, काफी गेट में 2 बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशंस आपको शायद ही कोई बता रहा होगा इंटरनेट के रिसोर्सेज पे, सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना किस तरीके से हमने किया।